हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम शुरू करेंगे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टील बीम। स्टील बीम टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर के तुलना में बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा टॉपिक है। चैप्टर तो बहुत लंबा है लेकिन सिलेबस देखेंगे तो बहुत छोटा सा सिलेबस है, इसको हम बहुत ही जल्दी कवर कर देंगे। ठीक है, इसको पता है क्या आएगा, इसको क्या पता है, हमको पता है इसमें क्या आएगा। आपका सिंपल सा आएगा डिज़ाइन ऑफ बीम का या तो स्टेप लिखने के या फिर उसका न्यूमेरिकल आ जाएगा। बहुत आसान है, सबसे आसान है। ठीक है, अब देखिएगा जब हम स्टील शुरू किए तो हम बताए थे कि बीम तक आपका इंपॉर्टेंट जाएगा, स्टील बीम तक, है ना। जैसे कि हम क्या क्या कवर कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन, रिवेट, वेल्ड, टेंशन मेंबर, कंप्रेशन। इंट्रोडक्शन, रिवेट, वेल्ड, टेंशन और कंप्रेशन, 5 चैप्टर। छठा क्या है, स्टील बीम। सातवां आ जाएगा आपका क्या, कॉलम फुटिंग, है ना, स्टील कॉलम फुटिंग। उसके बाद बेस प्लेट वगैरह है और 2 घंटे का लेक्चर है। उसके बाद आ जाएगा आपका मशीनरी स्ट्रक्चर, आ जाएगा ट्रस आ जाएगा जो थियरी है। उसके बाद आपका वोल्ट छूटा हुआ है, बस आपका चैप्टर ख़त्म। लेकिन वो जो चैप्टर हैं वो छोटे छोटे चैप्टर हैं, वो टाइम टेकिंग नहीं है। ये 2 चैप्टर है, ये भी छोटा सा है लेकिन उनसे तुलना में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपका स्टील ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। अब स्टील का रेगुलर वीडियो नहीं आएगा। ठीक है, स्टील 2-2, 3-3 दिन के गैप पर आएगा, हम कोर्स कंप्लीट कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या पढ़ना है, स्टील बीम, है ना। क्योंकि हम जानते हैं बीम, है ना। अब सारी बेसिक चीज़ों को हम नहीं बताएंगे कि बीम यानी वह हॉरिजॉन्टल मेंबर जिस पर लोड आने वाला भार अनुप्रस्थ होता है उसे बीम कहते हैं। ठीक है ना। यानी अनुदैर्ध्य अक्ष के लंबवत जब भार लगता है तो उसे चलिए बता ही देते हैं, है ना। मेरे बच्चे भी छुटकू हैं, देखिए, है ना। यानी बीम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिस पे आने वाला लोड ये अनुदैर्ध्य भार है, अनुदैर्ध्य अक्ष, है ना। बीम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिस पे आने वाला भार उसके अनुदैर्ध्य अक्ष के क्या होता है, लंबवत होता है। यानी ये अनुप्रस्थ भार इसे कहते हैं, है ना, जिस पे अनुप्रस्थ भार। यानी बीम एक ऐसा मेंबर है जिस पे अनुप्रस्थ भार कार्य करते हैं। बहुत सारे डिफिनीशन है। कॉलम कैसा है, कॉलम एक ऐसा मेंबर है जिस पे कार्य करने वाला लोड उसके अनुदैर्ध्य अक्ष के समानांतर होता है। देखिए, कोई भी लोड लगा दीजिए अनुदैर्ध्य अक्ष के समानांतर तो कॉलम, अनुदैर्ध्य अक्ष के लंबवत तो क्या कहते हैं उसे हम बीम। जो इसमें बेंड होगा इसे हम बेंडिंग कहेंगे, इसे हम प्राइमरी बेंडिंग भी कह सकते हैं। जो इसमें बेंडिंग होगा इसे हम सेकेंडरी बेंडिंग या फिर बकलिंग कहते हैं। ठीक है, ये आपका टॉपिक नहीं है, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब मतलब बहुत सालों से आप लोग पढ़ते आए होंगे सपोर्ट कितने प्रकार का होता है, बीम कितने प्रकार का होता है, सिंपली, कैंटिलीवर, ओवर हैंगिंग, फिक्स, कंटिन्यूअस, ये सब पढ़ाने की ज़रूरत है नहीं। हो सकता है आ जाए बीम कितने प्रकार का होता है, आप लोग देख लीजिएगा। हम अपना टॉपिक जरूर डायरेक्ट शुरू करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस से। किससे शुरू करेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस, नमन प्रतिबल, है ना। जब किसी बीम पर लोड आता है तो लोड के कारण बीम का बेंडिंग होता है, जिसके कारण उस बेंडिंग के विरोध में बीम के अंदर जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसे कहते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। बहुत सिंपल सा इसका डेरिवेशन है, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, बेंडिंग इक्वेशन से यम अपान में आई और सिग्मा अपान में वाई। मेरे मतलब कि एक बच्चा इस डिफिनेशन को जानता होगा, इस रिलेशन को जानता होगा क्योंकि आता है स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में, है ना। तो आपको बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है तो ये तो मोमेंट है, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये तो दूरी है, तो बेंडिंग स्ट्रेस यही है सिग्मा। सिग्मा इजकल टू क्या हो जाएगा, यम अपान में वाई इंटू आई, है कि नहीं। तो सिग्मा इजकल टू हो जाएगा यम अपान में जेड। अब जेड कैसे आ गया, जेड क्या है, आकृति मापांक है, जेड बराबर होता है आई अपान में वाई। जेड इजकल टू क्या होता है, आई अपान में वाई। इसको नीचे लेके चले आएंगे, या फिर आप कह सकते हैं 1 अपान में जेड इजकल टू क्या होता है, वाई अपान में आई हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, हाँ ऐसा गलत लग रहा है ना हमको। ठीक है, अब सही है। सिग्मा इजकल टू क्या हो जाएगा, यम इंटू वाई अपान में आई। तो देखिए जेड इजकल टू क्या होता है, आई अपान वाई, तो 1 अपान में जेड इजकल टू वाई, हाँ वाई अपान में आई उल्टा हो जाएगा, वाई अपान आई को 1 अपान में जेड रख दिए हैं। तो सिग्मा इजकल टू यम अपान जेड। सिग्मा ही क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस। अब सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बी सी लिख सकते हैं या सिग्मा बी टी लिख सकते हैं, इजकल टू यम अपान जेड। सिग्मा बी टी और सिग्मा बी सी क्या है ना। सिग्मा मतलब क्या हो गया, अनुगेय बेंडिंग स्ट्रेस। देखिए, बी मतलब बेंडिंग, सिग्मा मतलब स्ट्रेस, है ना, और टी मतलब टेंसाइल, सी मतलब कंप्रेसिव, है ना। यानी अनुगेय नमन प्रतिबल इन टेंशन, अनुगेय नमन प्रतिबल इन कंप्रेशन,
अनुगेय नमन प्रतिबल और अनुगेय नमन प्रतिबल इन टेंशन इन कंप्रेशन क्या होता है परमिसिबल 0.6 Fy। बताइए प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील में बताए थे कि नहीं, परमिसिबल स्ट्रेसेस में क्या बताए थे, यही बताए थे। अनुगेय संपीड़न प्रतिबल या अनुगेय नमन प्रतिबल कितना बताए थे 0.66 Fy, 0.66 Fy। अनुगेय अच्छे प्रतिबल 0.6 Fy था, है ना। इसे कोई मतलब नहीं, हम बता दिए इतना। आपको क्या याद रखना है, इसको याद रखना है, यम अपान में जेड, ठीक है। दूसरा हमको क्या डेफिनेशन पढ़ना है, शियर स्ट्रेस। क्या पढ़ेंगे, शियर स्ट्रेस यानी कर्तन प्रतिबल, है ना। क्या पढ़ेंगे हम, कर्तन प्रतिबल पढ़ेंगे। अब देखिए जब किसी बीम पर लोड आता है तो बीम में शियर उत्पन्न होता है, जिसके कारण बीम कटने का प्रयास करता है। बीम कटता तो नहीं है, तो शियर के विरोध में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं कर्तन प्रतिबल, ठीक है। जैसे देखिए अब जानते हैं, हम बहुत पहले बता चुके हैं, कंप्रेशन मेंबर में पूरा शियर का शियर कौन वहन करता है, पूरा कर्तन, पूरा मतलब मैक्सिमम 85 से 95% कर्तन प्रतिबल को कौन वहन करता है, आपका वेव। कौन वहन करता है, आपका वेव वहन करता है। वेव मतलब ए हुआ, ए वेव की मोटाई कितनी होती है, TW। ए आपका वेव है ना। वेव की गहराई ऊपर से लेकर गहराई नीचे तक क्या होता है, आपका D होता है, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस को टाउ भी, टाउ मतलब शियर होता ही है, टाउ भी इक्वल टू फोर्स, शियर फोर्स। कौन सा फोर्स मेरे भाई, शियर फोर्स अपान में एरिया। कौन एरिया, शियर एरिया, है ना। तो शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस टाउ भी इक्वल टू शियर फोर्स भी अपान में एरिया क्या होगा, देखिए DTW। ये सारा डिफिनीशन जो हम घेर रहे हैं ना बॉक्स में, ये सारा इंपॉर्टेंट है, आएगा आपके एग्जाम में। हम नोट्स दे देंगे अच्छा से, उसमें लिखा हुआ है, जो हम बोल रहे हैं वही लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो टाउ भी इक्वल टू भी अपान में शियर फोर्स को कौन लेता है, यही तो लेता है ना। कौन लेगा, आपका यही लेगा, क्योंकि आप जानते हैं शियर फोर्स क्या होता है ना। अब देखेंगे शुरू में हम शियर फोर्स पढ़ाए थे कि सरफेस के क्या होता है, वो समानांतर होता है। देखिए ए क्या हो गया, मान लेते हैं ए बीम हो गया, ये हो गया आपका बीम, लोड ऐसे आता है तो किसके समानांतर, इसके समानांतर है, इसके समानांतर है। और इसके जगह पे क्या है, आई बीम है, इसके जगह पे आई बीम है, तो यही आई बीम का हम क्रॉस सेक्शन बना दिए हैं। क्योंकि शियर को कौन लेगा, ये वाला सरफेस लेगा। तो रेक्टेंगल में RCC में ऐसा रहता है ना, लेकिन स्टील बीम में कैसा रहेगा, स्टील बीम में तो आपका ऐसा रहेगा ना, आई बीम की तरह क्रॉस सेक्शन। तो मैक्सिमम शियर को कौन लेता है, आपका वेव लेता है। तो वेव का एरिया क्या हो गया, DTW, शियर फोर्स अपान में शियर एरिया, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला आता है डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये आता भी है और इसका आगे काम है डिफ्लेक्शन, है ना, यानी विक्षेप। जब बीम पर लोड आता है तो बीम का क्या होता है, बीम का बेंडिंग होता है। तो बीम के बीच में प्रारंभिक अवस्था, एकदम बीच में बीम के है ना, बीम के बीच में प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की दूरी को, वर्टिकल डिस्टेंस को क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन। इसे Y से प्रदर्शित करते हैं। कितना सिंपल है, सारी चीज़ें पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन इक्वल टू क्या होता है, KWL अपान में EI। ये पूरे लोड हर मतलब कि सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, यूडियल लोड, पॉइंट लोड, सबके लिए एक फार्मूला है, KWL अपान में EI। ऐसा स्टाइल से है, ठीक है। अब देखिए के का मान क्या होता है, के कुछ नहीं है, के का मान वैसे रख दिए हैं, ठीक है। के क्या होगा, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, SSB लिख दिए, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडियल लोड, यूडियल, है ना। तो के का मान क्या होता है, 5/384, और W का मान क्या होता है, स्मॉल w इंटू L, कैपिटल W, ठीक है। अब देखिएगा, ओहो देखिए आधा घंटा बाद लाइट आई है ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहे थे। हाँ, कह रहे थे कि अब देखिए यहाँ कैसे, अब देखिएगा जब सिंपली सपोर्टेड बीम पे ना आप लोग पढ़े होंगे डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चैप्टर में, जब सिंपली सपोर्टेड बीम पे यूडियल लगता है तो डिफ्लेक्शन क्या होता है समझिएगा, 5/384 स्मॉल W अपान में EI। स्मॉल W क्या है, यूडियल लोड। जहाँ भी स्मॉल W लिख रहे हैं, देखिए स्मॉल W को हम ऐसे लिखते हैं, कैपिटल W को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यानी अगर छोटा ही बना दें हम, यदि ए वाला न लगाएं, ऐसा हो जाए तो समझिए वो कैपिटल W है, ठीक है। जब भी स्मॉल लिखना होगा हम ऐसे कर देंगे। तो स्मॉल W क्या है, यूडियल है, स्मॉल के W क्या है, आपका यूडियल है, ठीक है ना। तो यही होता है ना, ठीक है। L पे 4 होता है,
ठीक है, अब समझिएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, देखिए सेम यही फार्मूला बनेगा, लेकिन के का मान इस तरह करने से फ़ायदा क्या है भी समझिएगा। मतलब पूरे के लिए एक डेफिनेशन बनाते हैं, अलग अलग इसको नहीं याद करना पड़ेगा, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन आसान हो जाता है, क्योंकि आगे ए वाला यूनिट कन्वर्जन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, फंस जाएंगे आप, ठीक है। और न्यूमेरिकल में समझ आएगा। देखिए तो डब्लू है ना, तो डब्लू इजकल टू क्या है, स्मॉल डब्लू एल। तो देखिए इसमें इस डब्लू में क्या है, ए स्मॉल डब्लू इंटू एल है कि नहीं है। तो देखिए 1 एल और 3 एल मिल के 4 एल हो गया कि नहीं हो गया, एल पे 4 हो गया, और स्मॉल डब्लू की जगह स्मॉल डब्लू आ गया। तो बात वही है, और के की जगह 5/384 है, लेकिन इस लिखने का तरीका ऐसा है, ऐसा याद करेंगे तभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे, वो नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा याद करिएगा। अब आगे चलते हैं, लिखेंगे फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड, है ना। यानी सिंपली सपोर्टेड बीम पे अब क्या लग गया आपको, बीच में लगेगा पॉइंट लोड। तो के का मान होता है आपका 1/48, ठीक है। और डब्लू का मान, डब्लू होगा सिर्फ डब्लू, स्मॉल डब्लू। ये नहीं, इसका डिफ्लेक्शन क्या होता है, 1/48 डब्लू एल पे क्यूब अपान में ई आई, है ना। ऐसा आप लोग पढ़े होंगे ज़रूर। तो देखिए के की जगह 1/48 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और स्मॉल डब्लू की जगह यूडीएल की जगह डायरेक्ट यूडीएल लिख देंगे हम। देखिए यूडीएल की जगह डायरेक्ट यूडीएल लिखेंगे, और एल पे क्यू है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अगला क्या होता है, कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम का तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। कैंटिलीवर बीम विथ यूडीएल, कैंटिलीवर बीम के साथ क्या है आपका यूडीएल। तो वाई इक्वल टू क्या होता है, 1/8 डब्लू एल पे 4 अपान में स्मॉल डब्लू एल पे 4 अपान में ई आई, एल पे 4 है। तो यहाँ पर देखिए के का मान क्या आ जाएगा आपका 1/8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, के का मान आ गया। लेकिन डब्लू का मान जो कि यहाँ कैपिटल डब्लू है, उसके जगह क्या आ जाएगा, स्मॉल डब्लू इंटू एल, क्योंकि यहाँ एल पे क्यू है, यहाँ एल पे 4 है, तो इस डब्लू में डब्लू और स्मॉल डब्लू इंटू एल है, ठीक है ना। हाँ समझ आ रहा है। अब क्या है आपका कैंटिलीवर पे पॉइंट लोड। तो देखेंगे कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड, कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड, ठीक है। तब देखिए क्या होता है, के का मान हो जाएगा आपका 1/3 और डब्लू का मान क्या हो जाएगा, वो स्मॉल डब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है 1/3 डब्लू एल पे क्यू अपान में ई आई, एल पे क्यू है तो एल पे क्यू है, स्मॉल डब्लू जगह स्मॉल कैपिटल डब्लू की स्मॉल डब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था, आपका डिफ्लेक्शन था, ठीक है। ये दोनों याद कर लेंगे तो आपको समझने के लिए काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे, देखिएगा अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वो कन्फर्म स्टार लगा दीजिएगा, आएगा ही आएगा, वेव क्रिपलिंग। क्या पढ़ेंगे हम लोग, वेव क्रिपलिंग, है ना। क्या पढ़ेंगे, वेव क्रिपलिंग। अब वेव क्रिपलिंग क्या होता है, जब किसी स्टील बीम पर पॉइंट लोड लगाया जाता है तो स्टील बीम के नीचे, है ना, वेव में ये वेव है, ये फ्लेंज है, दोनों ऊपर नीचे वाले फ्लेंज है। जब किसी बीम पे पॉइंट लोड लगाया जाता है तो बीम के नीचे फ्लेंज में समुचित बियरिंग एरिया यानी धारण क्षेत्रफल न होने के कारण बीम किसी एक पॉइंट से कट जाती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, वेव क्रिपलिंग कहते हैं, या सिर्फ क्रिपलिंग कहते हैं, वेव क्रिपलिंग, है ना। समुचित धारण क्षेत्रफल न होने के कारण कट जाती है, जिसे कहते हैं वेव क्रिपलिंग। सिंपल 2 नंबर का डेफिनेशन आएगा, फिगर बना कर डेफिनेशन छाप दीजिएगा सीधा, ठीक है। अगला आता है आपका बकलिंग, जैसे वेव बकलिंग कह सकते हैं, बकलिंग, है ना। अब फिर सेम वही डेफिनेशन है, जब किसी बीम पर पॉइंट लोड लगता है तो लोड का मान बढ़ाते जाने पर एक ऐसा कंडीशन आता है कि बीम उस लोड को वहन नहीं कर पाता है, और क्या होता है, बीम का वेव अपनी जगह से बहक जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेव बकलिंग। ऐसा हो जाएगा मेरे भाई। पूरा जो वेव, देखिए वेव कहीं कमज़ोर था तो कट गया वहाँ से, वेव क्रिपलिंग। लेकिन पूरा बीम ही क्या है आपका, ये वेव, जो वेव है ना, मजबूत रहेगा। ये वेव मजबूत रहेगा तो कहीं कटेगा नहीं, क्या हो जाएगा, वहीं से झुक जाएगा, मुड़ जाएगा। इसे क्या कहेंगे, वेव बकलिंग। दोनों किसके कारण हो रहा है, पॉइंट लोड के कारण। किसके कारण हो जाएगा, पॉइंट लोड के कारण, ठीक है। नोट्स में अच्छे से डिफिनीशन मिल जाएगा, यही डिफिनीशन क्या मिल जाएगा, यही चीज़ हम नोट्स में भी लिखवाए हैं, ठीक है। कहने मतलब आप याद कर पाएंगे, बार बार उसको 2-3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। अगला हमको पढ़ना है लेटरली रिस्ट्रेंड बीम, पार्श्विक आबद्ध धरण, पार्श्विक आबद्ध धरण, लेटरली रिस्ट्रेंड बीम, ठीक है।
जब बीम के, समझिएगा, जब बीम के हम जानते हैं कि बीम, एक बीम, दो फ्लेंज, एक है ना फ्लेंज 1 और फ्लेंज 2। हम जानते हैं कि बीम, दो फ्लेंज, एक वेव से मिलकर बना होता है। जब बीम पर लोड आता है तो बीम का क्या होता है, बेंडिंग होता है, जिससे नीचे टेंसाइल जोन उत्पन्न होता है, ऊपर कंप्रेशन जोन उत्पन्न होता है ना। हम जब सिंपल बीम का बात करते हैं तो सिंपली सपोर्टेड की बात करते हैं। नीचे टेंसाइल होता है, ऊपर कंप्रेशन होता है। जब बीम के कंप्रेशन जोन के फ्लेंज को कंक्रीट में दबा दिया जाता है तो इस प्रकार के बीम को हम क्या कहते हैं, लेटरली रिस्ट्रेंड बीम, यानी पार्श्विक, आधा दबाए ना, नीचे का दबाए नहीं है, आधा दबाए यानी एक तरफ का दबाए, तो पार्श्विक आबद्ध धरण। ऐसा करने से बीम के बकल होने का चांस क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब हम देखिए आपका थियरी खत्म। अब क्या पढ़ेंगे हम, डिज़ाइन ऑफ बीम। ठीक है, बस हम लिखेंगे डिज़ाइन स्टेप ऑफ बीम। उसके बाद अगले क्लास में न्यूमेरिकल लग जाएगा, चैप्टर द एंड हो जाएगा। ठीक है, 2 क्लास आएगा, हो सकता है आपके न्यूमेरिकल का 2 क्लास है। ठीक है, बस थियरी इतना था, इसके आगे कुछ नहीं, थियरी बताएंगे और क्या है, थियरी है, छोड़ेंगे कुछ नहीं। ठीक है ना। अब देखिएगा क्या लिखेंगे, डिज़ाइन स्टेप ऑफ स्टील बीम। ठीक है, डायरेक्ट आता है डिज़ाइन लिखने के लिए। सबसे पहला स्टेप क्या है, टू डिटरमाइन लोड, है ना, टू डिटरमाइन टोटल लोड। ठीक है, सबसे पहला क्या रहेगा, यूडियल लोड रहेगा, जो कि गिवन रहेगा, दे देगा। ठीक है, यूडियल लोड क्या करेगा आपका, दे देगा। इसे हम मान लेते हैं W1, गिवन मान लेते हैं, दे देगा। दूसरा क्या दे देगा आपका, सेल्फ लोड है ना, W2। अब समझिएगा सेल्फ लोड क्या हो जाएगा, हम खुद लेंगे, कितना लेंगे, 3 मीटर तक स्पान के लिए, है ना, 3 मीटर तक स्पान के लिए यूडियल का कितना लेंगे, 1.5%। 3 मीटर स्पान के लिए यूडियल का कितना परसेंट ले लेंगे, जो दिया रहेगा उसका 1.5%। बी ले लेंगे, यदि 3 से 6 मीटर तक है, 3 मीटर से 6 मीटर तक बीम की लंबाई है के लिए, स्पान के लिए, मीटर तक स्पान के लिए, है ना, यूडियल का कितना ले लेंगे हम, 2% ले लेंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका सी, 6 मीटर से अधिक के लिए यूडियल का कितना ले लेंगे हम, 3%। कहीं 3.5 भी लेता है। ठीक है, तो वो इशू नहीं है। 1.5%, 2% और क्या ले लेंगे हम, 3%, 2, 2.5 भी ले सकते हैं। ठीक है, आप अंदाज लगाते हैं। दूसरा क्या निकालते हैं, टू डिटरमाइन इफेक्टिव लेंथ, है ना, इन EL इक्वल टू क्लियर लेंथ प्लस बियरिंग। यदि बियरिंग नहीं दिया रहेगा तो कितना ले लेंगे, 230 mm, नहीं दिया रहेगा तब। ठीक है, यदि डायरेक्ट इफेक्टिव लेंथ देगा तो निकालेंगे नहीं, आपको पता है सारी चीज़ें। तीसरा क्या निकालते हैं, टू डिटरमाइन बेंडिंग मोमेंट। क्या निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट, है ना, यानी एम निकालेंगे, क्या होता है, W/L² 8 प्लस, समझिएगा, ओहो, यहाँ टोटल लोड तो निकालेंगे ना, टोटल लोड यानी कैपिटल W इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्मॉल W1 प्लस, मतलब W1 प्लस W2। अब समझिएगा टोटल लोड हो गया W1 प्लस W2। अब समझिएगा, हो सकता है ना जो दे रहा है ना लोड, इसमें पॉइंट लोड भी दे देगा। क्या दे देगा, इसमें पॉइंट लोड दे दे, तो पॉइंट लोड का भी बेंडिंग मोमेंट हम जोड़ देंगे यहाँ। समझिएगा, हो सकता है कि कैंटिलीवर बीम दिया हो, तो कैंटिलीवर बीम का बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, W/2 होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। यानी बहुत सारी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला क्या लेना है। तो लिख देंगे हम ब्रैकेट में, अकॉर्डिंग टू बीम एंड लोड के अनुसार हम देख लेंगे, आगे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, इसमें जोड़ना घटाना बहुत सारी चीज़ें आएगा, हम न्यूमेरिकल में देखेंगे। ठीक है, चौथा क्या लेंगे, रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस।
यानी आकृतिम अपांक। सेक्शन मॉडुलस मतलब क्या होता है आपका आकृतिम अपांक। जेड रिक्वायर्ड इजकल टू क्या हो जाएगा समझिएगा, सिग्मा इजकल टू यम अपान में जेड होता है, तो जेड इजकल टू यम जो ऊपर यम निकालें अपान में सिग्मा बी सी या सिग्मा बी टी। वो डायरेक्ट वो सिग्मा देगा लेकिन दोनों का मान देता है, और सिग्मा बी सी या सिग्मा बी टी का मान क्या रहेगा आपका दिया रहेगा, वो दिया रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट मेरा जेड रिक्वायर्ड आ जाएगा। पांचवा क्या लिखेंगे, पांचवा स्टेप, टू डिटरमाइन डेप्थ ऑफ बीम लिखेंगे फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल। सिंपली सपोर्टेड बीम यूडीएल के साथ क्या होगा समझिएगा, डी अपान में एल इजकल टू समझिएगा, डी अपान में एल इजकल टू 1/17.9 कितना हो जाएगा आपका 17.9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए सिंपली सपोर्टेड है यूडीएल के लिए भी है, या फिर सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल प्लस पॉइंट लोड, यदि दोनों लोड दे देना उसके लिए भी यही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमको अंदर चेंज करना पड़ता है इसमें सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी डिज़ाइन स्टेप सबके लिए नहीं लिख पाएंगे। आप खुद कंप्रेशन मेंबर में देखे होंगे बहुत सारे कंडीशन आते रहते हैं। ठीक है, अंदर आता रहता है। छठा क्या हो जाएगा समझ, हाँ दूसरा क्या लिखेंगे, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड। ये सिर्फ पॉइंट लोड की हम बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा डी अपान में एल इजकल टू 1.22.4। कैंटिलीवर बीम का डिजाइन आपके सिलेबस में नहीं है, उसको नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, पांचवा क्या होगा, देखिए यहाँ से हम क्या निकालेंगे, डी रिक्वायर्ड, क्योंकि देखिए प्रभावी लंबाई मिलेगा आपको यहाँ से। ठीक है, ऊपर रख देंगे डी का मान निकल जाएगा, प्रभावी लंबाई ऊपर चला जाएगा, डी का मान निकल जाएगा। ठीक है, हाँ डी रिक्वायर्ड यहाँ से क्या करेंगे हम पता कर लेंगे कितना मेरा आ रहा है। अब क्या करेंगे, स्टेप 6 नंबर क्या आ जाएगा, सिलेक्शन ऑफ बीम। कहाँ से, स्टील टेबल से, स्टील से। यहाँ समझिएगा छठा में क्या होगा, स्टील टेबल में ऐसे हम सेक्शन का यानी आई खंड का चयन करेंगे, ऐसे आई खंड का चयन करेंगे जिसका जो डी है ना, जो सिलेक्शन करेंगे हम, जो इसका डी है वो अधिक होना चाहिए डी रिक्वायर्ड से। जो डी आया है इससे अधिक होना चाहिए। जो जेड आया है ना, जो हम सिलेक्शन करेंगे बीम का, जो जेड होना चाहिए एक्स एक्स को देखेंगे, जेड एक्स देखना है, वो जेड रिक्वायर्ड से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, है ना। ये नहीं इस कुछ चीज़ें हैं ना आपको पता चलता है, न्यूमेरिकल में समझ आएगा। यानी जो हम सिलेक्शन करेंगे बीम का, उसका डी रिक्वायर्ड डी जो आएगा उससे अधिक होना चाहिए। जो हम सिलेक्शन करेंगे बीम का, उसका जेड एक्स रिक्वायर्ड जेड रिक्वायर्ड से अधिक होना चाहिए। अब कुछ नहीं करना, स्टेप 7 क्या करेंगे, चेक, है ना। तो उसमें पहला क्या करेंगे, चेक इन बेंडिंग स्ट्रेस। कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई, चेक इन, है ना, सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, स्टील बीम का सिलेक्शन करेंगे और प्रॉपर्टीज़ को नोट करेंगे, जैसे कि आई एक्स जेड एक्स, जैसे कि डी को नोट कर लेंगे, जैसे कि टी डब्ल्यू को नोट कर लेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, इतना मेन होता है। सता क्या हो जाएगा आपका, स्टेप नंबर 7 क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 7 क्या हो जाएगा, चेक इन बेंडिंग स्ट्रेस। चेक इन बेंडिंग स्ट्रेस यानी सिग्मा बी सी और सिग्मा बी टी का मान जो यम होता है ना, यम अपान जेड से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तब आपका सेक्शन क्या है, ओके है ना, इससे कम होना चाहिए। सिग्मा बी से सिग्मा बी टी का मान दिया रहता है ना। अगला देखते हैं, स्टेप नंबर 8 क्या हो जाएगा, चेक इन शियर स्ट्रेस। इन जो टाउ भी है ना वो कम होना चाहिए, भी अपान में डी टी डब्ल्यू से टाउ भी दिया रहेगा। ठीक है, सारी चीज़ आपको पता है, शियर फोर्स है, डी है टी डब्ल्यू, इसलिए डी और टी डब्ल्यू लिख दिए हैं। स्टेप नंबर है ना ओके रहेगा। स्टेप नंबर 9 क्या रहेगा, चेक इन। बताइए ये सारी चीज़ें तीनों का चेक वाला जो हम लिखे हैं, शुरू में उसी को तो पढ़े हैं, चेक इन डिफ्लेक्शन। जो वाई है ना वो क्या होता है,
KWL/EI। अब हम यहाँ नहीं लिखेंगे के का मान और कैपिटल W का मान क्या होता है, पीछे लिखे थे, है ना। फिर क्या लिखेंगे हम, जो y होगा, जो y होता है ना, ए ऐसा होगा, ए ऐसा होना चाहिए, तब क्या हो जाएगा आपका, ओके हो जाएगा। यानी जो y होता है फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, कोई भी लोड हो, y का मान कितना होता है, L/325 ये दिया रहेगा, नहीं होगा, नहीं दिया रहेगा, देख लीजिएगा। उसके बाद लिखेंगे फॉर कैंटिलीवर बीम का लिए कितना होता है y का मान, 2L/325। ये जो y निकालेंगे ना, उससे इसका मान कम होना चाहिए। यहाँ क्या क्या होता है, k का मान, वो सारी चीज़ें हम लिखवा चुके हैं उसमें, ठीक है। तो ये क्या था आपका डिज़ाइन ऑफ बीम, स्टील बीम, सॉरी डिज़ाइन ऑफ स्टील बीम। अब देखिए ये 10 नंबर का देखे होंगे, पीछे प्रीवियस ये डायरेक्ट आ जाता है कि बीम के डिज़ाइन स्टेप लिखिए, है ना, डायरेक्ट 10 नंबर मिल जाएगा, ऐसा लिख देंगे पूरा, तो ठीक है। अब क्या होगा, एक चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल ख़त्म, सॉरी एक लेक्चर में, अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल ख़त्म, नहीं आपका चैप्टर ख़त्म, है ना। अब देखिएगा इसका सिलेबस में बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल में सिलेबस दिया हुआ है। उसके बाद 3-4 दिन का और आपका सिलेबस बचता है, यानी 3-4 दिन मतलब 2-2 घंटा लेंगे, 3-4 दिन नहीं तो 1 हफ्ते का 1-1 घंटे का लेक्चर में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मतलब कि घबराने की, हड़बड़ाने की नहीं ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द बेस्ट।